सम्मानित श्रोतागण जो मंच के सामने बैठे हैं और जो असली मीडिया है, असली प्रेस है, उसके सभी भाई बहनों को मेरा बहुत ही प्यार भरा जय भीम। मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं कि उसमें बहुत सारा टाइम चला जाता है, तो मैं माफ़ी चाहता हूं सभी नेतागण से। मुझसे पहले वक्ताओं ने बहुत अहम बातें बताई। एक महत्वपूर्ण बात ये सामने आई है कि सबसे पहले हम किसी विषय को समझें और उसको जीतने के लिए क्या रणनीति बनाई जाए, वो सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है। पूना पैक्ट का भी जिक्र आया, वो भी एक सबसे महत्वपूर्ण इशू है आरक्षण के लिए। अगर आप आरक्षण को समझना चाहते हैं, मूलभूत भावना समझना चाहते हैं, तो आपको पूना पैक्ट भी समझना पड़ेगा कि पूना पैक्ट एक अच्छाई थी या धोखा था, ये भी आपको समझना पड़ेगा। लेकिन इन सबसे पहले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बहुत सारी क्वालिटीज़ थी, खासियतें थी। एक क्वालिटी जो उनमें थी वो ये भी थी कि वो किसी भी समस्या का, किसी भी विषय का की जड़ तक जाते थे, तभी वो इतने अच्छे समाधान बता पाते थे। अगर जो लोग बाबा साहब को पकड़ते हैं तो उनकी क्लैरिटी ऑफ थॉट किसी भी विषय के बारे में ऐसे होती थी कि एक 5 साल का बच्चा भी उस विषय को समझ पाए। ये बाबा साहब की बहुत बड़ी खासियतों में से एक बड़ी खासियत थी। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आज हम सतही बातें करने लगे हैं। बाबा साहब के अनुयायी तो मानते हैं हम अपने आप को, लेकिन जड़ तक नहीं जाते किसी भी विषय की, इसलिए भटक जाते हैं। संविधान की मूलभूत भावना को समझने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि बराबरी और इंसाफ क्या चीज़ है, और किसी भी राष्ट्र में बराबरी और इंसाफ का क्या मतलब है, और बाबा साहब क्या चाहते थे ये संविधान बना के। क्या बाबा साहब ने जो इतनी मुसीबतें झेली, तो एक बात के लिए तो मैं अपने आप पे फ़ख्र महसूस करता हूं कि बाबा साहब को संविधान गठन करने की समिति में पहुंचाने के लिए बहुत सारे कमियां मुस्लिम समुदाय में रही हैं, मुस्लिम समाज में रही हैं, लेकिन एक अच्छा काम ये किया कि उनको संविधान गठन करने वाली कमेटी में मुस्लिम कम्युनिटी ने पहुंचाया, जबकि मनुवादी मानसिकता ये चाहती थी कि ये व्यक्ति अंदर ना पहुंचे। चेयरमैन बनाने की तो बात दूसरी है, लेकिन वो चेयरमैन भी इसलिए बने क्योंकि सब लोगों का दबाव इतना था कि इनके अलावा किसी को मानने कोई तैयार नहीं था। किसी ने बाबा साहब के ऊपर कोई एहसान कभी नहीं किया। चेयरमैन बनने के बाद आप सोच सकते हैं कितनी परेशानियां आई होंगी। जिस व्यक्ति को अंदर नहीं जाने देना चाहते थे, उस वक्त व्यक्ति को काम करने दिया होगा क्या आराम से, जो चारों तरफ लोगों ने घेर रखा होगा। उसके बावजूद भी ऐसा संविधान जिसमें इंसाफ बराबरी के लिए बहुत सारे टूल्स मौजूद हैं, बहुत सारे रास्ते मौजूद हैं, अकेले उस इंसान ने सिर्फ चंद मुट्ठी भर अपने साथियों के साथ मिलकर जो काम कर दिखाया, तो हम उसको सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, ये समझने का विषय है। तो अब मैं इस बात को कहने के बाद आप लोगों से ये नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा राष्ट्र यानी कि नेशन होता क्या है, उससे समझ में आएंगी आरक्षण के विषय। किसी भी राष्ट्र का कॉन्सेप्ट जो होता है वो ये होता है, पहले ज़माने में तो राजा होते थे, राजा का ही सब कुछ होता था, राजा की जगह जनता आ गई, तो किसी भी राष्ट्र की जो भी संपदा है, ज़मीन के नीचे, समुंदर के अंदर या आसमान की ऊंचाइयों तक, कहीं तक भी, ज़मीन के ऊपर, ज़मीन के नीचे और आसमान की ऊंचाइयों तक जो भी कुछ है वो इस देश की जनता का बराबर हिस्सेदारी है उसकी। हर एक व्यक्ति जो इस देश का बाशिंदा है उसकी बराबर की मिल्कियत है, वो मालिक है उसका, ये है
मूलभूत भावना। अब आरक्षण क्या है? आरक्षण यह है कि हजारों साल से जो बेईमानी होती आ रही थी कि बहुत सारे लोगों का हक कुछ लोग चुरा के, लूट कर, धोखा दे के खा रहे थे, उसको वापस उन लोगों तक पहुंचाना। ये कोई एहसान कर रहा है क्या किसी के ऊपर? ये जो चोरी हो रही थी उसको ठीक करने का विषय है आरक्षण। जो चोरी हो रही है आज तक उसको ठीक करने का विषय है, क्योंकि किसी भी और तरीके से जिस समाज में एकलव्य आता हो, जिस समाज की जो सिस्टम है उसमें एकलव्य का उदाहरण होता हो, तो उसमें किसी भी व्यक्ति को जो होनहार है, जो ईमानदार है, जो मेहनती है, उसको अंदर आने से रोका जाता है। ये बुनियादी मूलभूत भावना है आरक्षण की जरूरत की। अब आप समझिए कैसे। एक बात ये कही जाती है कि आरक्षण जो है हम कमजोर लोगों को, जो लोग ज्यादा समझदार नहीं है, उनकी मदद करने के लिए आरक्षण दिया जा रहा है। इससे बड़ा झूठ, इससे बड़ी बेईमानी, इससे बड़ा धोखा कुछ हो ही नहीं सकता। ये केस हुआ था हमारा एम्स का, सुपर स्पेशलिटी का। कुछ हमारे साथी अगर वो जानते होंगे, उसमें मैंने ये आर्ग्यूमेंट की थी जिसकी वजह से प्रमोशन में रिजर्वेशन एम्स में और सुपर स्पेशलिटी में एडमिशन्स बचा था, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट से फैसला हो जाता। ये जो मैंने आर्ग्यूमेंट वहाँ की थी वो मैं आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। आरक्षण समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आरक्षण किसके ऊपर एहसान है, आरक्षण किसके लिए अच्छा है। क्या आरक्षण देश के लिए अच्छा है या आरक्षण देश के लिए बुरा है? क्या आरक्षण एफिशिएंसी के लिए, अच्छा काम करने के लिए जरूरी है या आरक्षण उसके लिए बुरा है? ये पहली बुनियादी बात हमें समझने की जरूरत है, जो मैंने आर्ग्यूमेंट वहां की। हमारा देश इतनी संपदा है कि अंग्रेजों के आने से कुछ साल पहले तक पूरी दुनिया का जो एसेट्स थे, सरमाया था, वो 27% भारत के पास था। सबसे ताकतवर देश था हम अंग्रेजों के आने से पहले। मतलब इसका क्या हुआ कि हमारे देश में समर्थ इतना है कि वो देश दुनिया का सबसे धनी देश बन सके। ये हमारी समर्थ है, हमारी जो संपदाएं हैं उसकी वजह से और हमारे लोगों की मेहनत की वजह से। मेहनत भी किन लोग मेहनत कौन करते हैं? जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य यानी कि मनुवादी मानसिकता के नहीं होते, उनकी मेहनत से और हमारे देश की संपदाओं से हमारा देश जो समर्थ है उसका दुनिया का सबसे ताकतवर और दुनिया का सबसे ज्यादा धनी देश होने का सामर्थ्य, कैपेबिलिटी हमारे देश में है, इनबिल्ट है, इसमें किसी की जरूरत नहीं। अब आजादी के बाद से ही ले लेते हैं, 90 से 95% लोग और 100% कौन लोग हैं उस जगहों पे जहां से चीजें कंट्रोल होती हैं, जहां से दिशा निर्देश तय होते हैं। 90 से 95 हर जगह, और 100% कौन लोग हैं जी। और इसके बाद हमारा देश किसी भी ह्यूमन इंडाइस पे आप देख लीजिए, किसी भी पॉवर्टी के, विमेन्स वेलफेयर के, एजुकेशन के, किसी भी ह्यूमन इंडाइस पे देख लीजिए आप, किसी भी डेवलपमेंट के किसी भी, नतीजा 206-7 जितने भी देश हैं उसमें से हमारे देश का संख्या नंबर आता है 150, 170, 200, 198। क्यों आता है? देश में इतनी जान है लेकिन नतीजा ये कम क्यों आ रहा है? क्योंकि इनएफिशिएंट लोग, क्योंकि बेईमान लोग, क्योंकि करप्ट लोग, क्योंकि ऐसे लोग जिनमें समर्थ नहीं है, वो 90 से 100% जगहों पे बैठे हैं। ये वजह है। तो अब मैं आप लोगों के सामने, जो मैंने सुप्रीम कोर्ट के सामने भी सवाल रखा था और इस पर बहुत जबरदस्त झगड़ा हुआ था, जैसा आमतौर पे इन केसेस में हर जगह मेरा होता ही है, जिस बात का तर्क नहीं होता उसमें लड़ने आ जाते हैं। तो मैंने कहा जब इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारे SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज के अलावा जो भी लोग हैं वो इनएफिशिएंट हैं, वो करप्ट हैं, वो बेईमान हैं, उनको कुछ करना नहीं आता, यही तो इसका नतीजा है। लॉजिकल बात है ना, कोई लॉजिकल बात तो कर नहीं रहे। दूसरे एंगल से देख लीजिए, हमारे देश का GDP में हमारे देश के लोग बता रहे हैं, जो हमारे बड़े बड़े सरकारों में बैठे हैं,
कि तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी, पांचवी सबसे बड़ी इकोनॉमी, मतलब जीडीपी इतना ज़्यादा, पैसा तो है, जा कहाँ रहा है? जो हज़ारों साल से जहाँ जाता था 1 से 2% लोगों के पास जा रहा है। किन का हक मार के? जो मैंने बुनियादी बात कही, हम सब बराबर के मालिक हैं, देश की संपदा पे हमारा हक है, तो सबका हक छीन के, चोरी करके, डकैती डाल के अपने पास ले जाके और देश को कमजोर किया जा रहा है साथ के साथ। दोनों तरह से नुकसान हो रहा है ना, देश भी कमजोर हो रहा है क्योंकि ये इनएफिशिएंट है और सबका हक भी मार रहे हैं, और उसके बाद ड्रामा कि रिजर्वेशन जो है वो इनएफिशिएंसी लाती है, ये ड्रामा, और उसको बार बार बोल के हमारे अपने लोग तक कहीं ना कहीं इस मानसिकता को मानने के लिए तैयार हो चुके हैं कि हाँ हमें कोई कमी होती है। तो सबसे पहला निवेदन मेरा ये है कि ये आप लोग अच्छी तरह से समझ लें, जो भी व्यक्ति जो हमारे सो कॉल्ड मनुवादी मानसिकता के जो वर्ग है ना, उनसे आता है, वो इनएफिशिएंट होता है बाय नेचर, बेईमान होता है बाय नेचर, करप्ट होता है बाय नेचर। उनमें एक्सेप्शन होती हैं कुछ 2, 4, 5, 10% की होती हैं। उसके उल्टा जो हमारे दूसरे लोग हैं SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज के, वो बाय नेचर ईमानदार होते हैं, बाय नेचर मेहनती होते हैं, बाय नेचर इंटेलिजेंट होते हैं, बाय नेचर करप्ट नहीं होते, लेकिन उनमें भी 2, 4, 5, 10% होते हैं जो करप्ट, बेईमान या हो सकते हैं। तो ये बात अगर हम अपनी पूरी तरीके से विश्वास करके अपने अंदर पहले ये विश्वास पैदा करेंगे और इस तरीके से डील करना शुरू करेंगे, कोई भी अगर हमें ये कहता है कि हम तुम्हें आरक्षण दे रहे हैं तो हम देश का नुकसान करके दे रहे हैं या एफिशिएंसी कम करके दे रहे हैं, तो उसको जवाब ये देना और सबसे पहले अपने मन में ये मानना कि आरक्षण की वजह से ही जो देश थोड़ा बहुत बचा हुआ है ना आज, नहीं तो ये लूट के सब बहा चुके होते, बचा हुआ है सिर्फ सो आरक्षण की वजह से कि कहीं ना कहीं कोई हमारा कहीं ना कहीं किसी पद पे बैठा है जो ये लूट के डकैती मार के भागना चाहते हैं, कहीं पकड़ लेता उसे। ये सच्चाई है, हम इसको साबित कर सकते हैं, हमने सुप्रीम कोर्ट में भी साबित किया और हम किसी भी लेवल पे जाके किसी भी प्लेटफॉर्म पे ओपन डिबेट करने को तैयार हैं इस बात के लिए। ये जेनेटिक्स है, ये साइंस है, इसमें हम कोई मंतक या इलॉजिकल बात नहीं कर रहे। इसका डेटा निकाल के हम पेश कर सकते हैं, हमने किया भी, बहुत सारे हमारे लोगों ने किया भी है डेटा। तो अब सॉल्यूशन, आरक्षण बाबा साहब का पहला आइडिया नहीं था, ये प्लान बी या मजबूरी में, क्योंकि हमारे लोगों ने बाबा साहब का साथ नहीं दिया, इस वजह से मजबूर हो गए बाबा साहब को मजबूरी में, और उनको इमोशनल ब्लैकमेल किया गया इतना ज़्यादा कि तुम्हारे लोग मार दिए जाएंगे, राइट्स शुरू हो जाएंगे उनके खिलाफ, तो तुम जो है पूना पैक्ट मान लो। वरना बाबा साहब का जो ओरिजिनल आइडिया था, बुनियादी आइडिया ये था, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। क्या कि जो भी प्रजा है वो इस देश के सभी चीज़ों के बराबर की मालिक है। तो अगर शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी 17% है तो इस देश की हर एक चीज़ पर 17% वो मालिक हैं। उसका तरीका क्या होगा? जब अपने लोग अपने लोगों को जिता के भेजेंगे, जब जो जीत के जाएगा उसे पता होगा कि मैं सिर्फ और सिर्फ किसी पॉलिटिकल पार्टी के टिकट की वजह से नहीं जीतूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों की वजह से जीतूंगा। अगली बार अगर मुझे जीतना या जीतने के बारे में ख्वाब भी लेना है तो अपने लोगों को खुश करके रखना पड़ेगा मुझे। वो होती है असली रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जिसको नहीं होने दिया। वरना इस देश में समस्या कुछ नहीं होती, क्योंकि समाधान एक ही है कि जब ईमानदार लोगों की सरकार आएगी, SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज के लोगों की सरकार आएगी तो सब अच्छा हो जाएगा। ये है फाइनल सॉल्यूशन। क्यों? और उसमें देखिए, और इतना आसान भी होगा क्योंकि 1, 2, 3% लोग 97% हिस्सा दबा के बैठे हुए हैं। तो हम लोगों को अपने आपस में से लोग नहीं मिलेंगे, इतने पोस्ट और इतनी जगहें और इतने बिजनेस, इतनी और हर जगह इतनी जगहें बन जाएंगी, हम लोगों को ढूंढते लोग नहीं मिलेंगे अपने। तो ये था बाबा साहब का ओरिजिनल आइडिया।
अब उनको किस तरीके से, किन विपरीत परिस्थितियों में इसके लिए मजबूर होना पड़ा, उसका नतीजा ये है कि 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मैं अपने मुस्लिम समाज में जहाँ भी जाता हूँ ना, इस बात का उदाहरण देता हूँ कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की हालत आज भी, बावजूद इसके कि 131 MP हर बार पार्लियामेंट में जाते हैं, जो हालत है देख लो, इससे काम होने वाला नहीं। हम अगर इसकी बुराई अपने लोगों पे डालें जो जीत के जाते हैं, तो वो भी किसी हद तक तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा हद तक ठीक नहीं है। उसका भी मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जो काम हमारे देश के SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ ने बाबा साहब के साथ किया, किसी ने कम किसी ने ज़्यादा, उनका साथ नहीं दिया, वही आज भी हमारे जो मजबूरी में पॉलिटिकल पार्टी से जीत के लोग जाते हैं। आज मैं, चलिए बैठे हैं हमारे मंत्री जी, उसी का उदाहरण देता हूँ अभी, और मैंने ये देखा है और मुझे दिल पे नश्तर की तरह ये बात लगती है। अभी इनके मुख्यमंत्री यहाँ आ जाएं तो इनको छोड़ के आप सब उनसे मिलने भागोगे, ये है एक बहुत बड़ी वजह। मैं आपको बता रहा हूं, अगर इसी को ठीक कर ले, हम बड़ा नेता आ जाए किसी पार्टी का, हम अपने जो हमारा नेता है, चाहे अच्छा है बुरा है, चाहे वो उन्हीं की जेब से निकाला हुआ आदमी है, गौतम जी बुरा नहीं मानेंगे, माफी के साथ मैं सच्चाई बोल रहा हूँ, दिल से बोल रहा हूँ, चाहे वो उनकी जेब का ही व्यक्ति क्यों ना हो, उसको भी वो इस तरह नहीं देख सकते। अगर हम उस व्यक्ति के पास भी जाके इकट्ठे रहेंगे, भले ही कोई प्राइम मिनिस्टर आ जाए, रातों रात स्थिति बदल जाएगी। जो हमारे लोग किसी भी तरह से हमारे हैं ना, उनके दिल में वही है जो मैं बोल रहा हूं, चाहे वो बोल पाए ना पाए, हालात के जिम्मेदार मैं ये समझता हूं 75% हम लोग हैं। उसकी वजह मैंने एक छोटी सी बता दिया। गांधी जी के पीछे हमारे लोग गए थे बाबा साहब को छोड़ के, ये जो ज्यादती हमने की है ना बाबा साहब के साथ, उसका अंजाम हम भुगत रहे हैं, उसका अंजाम भुगत रहे हैं हम अपने आप के, अपने बुजुर्गों के गिरेबान में। अपने बुजुर्गों से हमें पूछनी चाहिए बात, आज भी वही कर रहे हैं फिर हम। ये है बुनियादी वजह और बुनियादी सॉल्यूशन। जब तक के हमारी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स नहीं आती, तब तक हमें अपने लोगों से बात करना है। अगर XYZ मंत्री जी यहाँ बैठे हैं, गौतम साहब, नहीं जाए किसी से मिलने चीफ मिनिस्टर से, इनके पीछे रहें, इनसे कहें। मैं आपको बता रहा हूं, मुस्लिम और शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी ने मिलकर इस दिल्ली सरकार की 80% से ज्यादा सीटें जिताई हैं। सबको पता है कि अगर 2 मंत्री हैं ना हमारे, एक बैठे हैं और एक इमरान साहब, ये हमारे फेसिस हैं, इनको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए थी। और मैं दिल्ली का मजबूरी में एग्जांपल दे रहा हूँ, हर जगह यही हालत है। तो ऐसा ना समझे कि मैं किसी पार्टी के लिए बोल रहा हूँ, किसी भी स्टेट की बात बता दें मुझे, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की बात बता दें, यही है, बिल्कुल यही हो रहा है जो यहाँ हो रहा है। अगर हम दोनों मुस्लिम समाज मिलके और शेड्यूल कास्ट समाज मिलके बाकी सब लोगों से मिलना बंद कर दें, सिर्फ अपनी गुजारिश, अपनी रिक्वेस्ट, अपनी जो भी हमारी बच्चा है, इन्हीं के कपड़े फाड़ें और इन्हीं से गुजारिश करें, रातों रात स्थिति बदल जाएगी। अरविंद केजरीवाल जी और चीफ मिनिस्टर किसी भी स्टेट का अपने लोगों के पास जाएगा, भैया बताओ, बचाओ। ये एक कमी है हमारी, इसको दूर कर लें, बहुत सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। अब क्योंकि टाइम भी लिमिटेड है, लेकिन मुझे अपनी बातें भी सारी रखनी है। सॉल्यूशन का एक और तरीका, ये भी टेम्परेरी तरीका है, ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। परमानेंट सॉल्यूशन मैं बता चुका हूं, जब अपनी सरकारें आएंगी जब ही परमानेंट सॉल्यूशन है, नहीं तो नहीं है। परमानेंट सॉल्यूशन से पहला दूसरा सॉल्यूशन, हम लोग डिपेंडेंस जो है जुडिशरी पे बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। मैं वकील हूं, मैं उसके बावजूद ये बात कर रहा हूँ। जुडिशरी पे हमारा अथाह विश्वास होना भी चाहिए, सिस्टम है हमारा, बाबा साहब का बनाया हुआ। लेकिन 4 सुप्रीम कोर्ट के जज खुद आके कह चुके हैं, जो कि किस मानसिकता के थे आप जानते हो, कि हम पे दबाव है, जनता सामने आए और हमें बचाए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। उसका दूसरा एग्जाम्पल मैं देता हूं आपको। जो 2 अप्रैल को हुआ था, जो इतना बड़ा हमला हुआ था ना हमारे अधिकारों पे, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के ऊपर, 2 मिनट में ठीक हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी रिव्यू फाइल कर दिया खुद,
और सरकार ने लॉ भी चेंज कर दिया खुद। क्यों? क्योंकि प्रदर्शन हुआ, शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन पे हमारी डिपेंडेंस, हमारी किसी भी समस्या के लिए मेरे ख्याल से 80 से 90% होनी चाहिए। अदालतों पे, सरकारों पे, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हमारे जो एमएलए, एमपीज, मंत्री हैं, उन पे 10 से 20% डिपेंडेंस होनी चाहिए, सारे न्यायपालिका को मिला के और सारी सरकार की जो भी संस्थाएं हैं उनको मिला के 80% हमारा जो ध्यान होना चाहिए आंदोलन पे होना चाहिए, पीसफुल प्रोटेस्ट पे होना चाहिए। सब समस्याएं दूर होंगी जब तक के हमारी सरकारें नहीं बनती। उसके एक के बाद 20 एग्जाम्पल मैं दे सकता हूं आपको। किसान आंदोलन का अभी 56 इंच की छाती जो है 5.6 मिलीमीटर की नहीं रहेगी 1 मिनट में, लेटेस्ट एग्जाम्पल है। और हम लोग तो किसान आंदोलन से बहुत बड़ा आंदोलन सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी और शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी करके दिखा चुकी है 2 अप्रैल को और CA/NRC का प्रोटेस्ट। हम लोगों में तो इतनी ताकत है, सिर्फ हमारे लीडर, जिस भी वजह से मैं मुस्लिम समाज में भी जाके यही बोलता हूँ कि पब्लिक में कोई कमी नहीं है, इस गलतफहमी में मत रहना। अगर सिर्फ लीडर उनके पैरों में बेड़ियां जो डालते हैं, जो उनको गुमराह करते हैं, वो हट जाएं तो अपने आप संभाल लेते हैं। 2 अप्रैल को भी संभाल लिया था। और जो भी ये CA/NRC के प्रोटेस्ट हुए थे, जिनको सबसे पिछड़ा कहा जाता है, मुस्लिम महिलाओं को, अनपढ़ हैं, ये हैं, वो हैं, घर से बाहर नहीं निकलती, उन्होंने पूरी सरकार को अकेले संभाल लिया था। 2 अप्रैल में हमारे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के भाइयों ने पूरी सरकार को ऐसे संभाल लिया था। ये हमारी ताकत है, इसको ना भूलें। इसीलिए सोल्यूशन भी मुश्किल नहीं है। तो अदालतें भी जिस चीज में उन्हें नजर आता है ना कि ये माहौल है, तो उसके हिसाब से फैसले देती हैं। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ एक बात और कहना चाहता हूं, ये आपको पता होनी चाहिए बातें, कि आज़ादी के बाद से एक भी, किसी भी हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से एक भी फैसला ऐसा नहीं आया जिसमें पूर्ण रूप से SC, ST, माइनॉरिटीज और OBCs और महिलाओं के लिए जो अधिकार हैं संवैधानिक तौर पे, वो उन्हें सच में मिल सके। एक फैसला, और ये बार बार बात मैं कह रहा हूं, आज तक किसी ने इसको कॉन्ट्रडिक्ट नहीं किया, एक फैसला ऐसा नहीं आया जो पूर्ण रूप से उनको अधिकार देने वाला हो। इस हाथ से अगर कुछ दिया है तो उस हाथ से छीन भी लेते हैं। इंप्लीमेंट नहीं होते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले, और सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट नहीं करती। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला है। अभी हमारे एक भाई ने एक उठाई थी बात, तिलोतिया जी ने, SC ST सब प्लान की एक केस है, हरनाम सिंह जी के नाम से हमने डाला हुआ है दिल्ली हाई कोर्ट में। उसका क्या है, सब प्लान क्या है? सब प्लान कोई ये नहीं है। सब प्लान की मूलभूत भावना जो है वो रिजर्वेशन से आती है कि 17% जो भी प्रदेश है उसके जो मालिक हैं वो शेड्यूल कास्ट हैं, जितनी भी उनकी संख्या है। तो बजट में हर साल सिर्फ और सिर्फ उनकी भलाई के लिए, जिस भलाई में रोड कंस्ट्रक्शन, पुल कंस्ट्रक्शन, स्कूल कंस्ट्रक्शन नहीं होंगे, जो सबके लिए वो तो है ही, उसके अलावा दिल्ली में 17% पॉपुलेशन है, तो सारा का सारा पैसा 1980 के बाद से उन्हीं के लिए जाएगा। जितना भी बजट में एलोकेशन होगी, बजट एलोकेशन संख्या के हिसाब से, और जितना पैसा होगा एक साल में खत्म नहीं हुआ तो अगले साल वो कैरी फॉरवर्ड होगा। मैं आपको कह रहा हूं, अगर इसी पे हम अमल करा लें तो दिल्ली के हर एक शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के परिवार में कम से कम 4 या 5 करोड़ रुपए तो वैसे ही चले जाएंगे। इतना हमारा पैसा उधार है सरकारों पे, पूरे देश में यही हाल। तो हम लेकिन संगठित होकर कुछ तो करें। अब करें कैसे? एक तो है हम इलेक्शन में वोट देते हैं, हमें ऐसे हालात पैदा करने हैं जिससे हमारे लोग जो जीत के जा रहे हैं किसी भी पार्टी से, उनकी आवाज अपनी पार्टियों में बने। वो कैसे बढ़ेगी? हमें सामाजिक तौर पे जो भी हम उम्मीद करते हैं किसी भी सरकार से, किसी भी MLA से, किसी भी MP से, इतनी शक्ति होनी चाहिए हमारे संगठनों में कि हम वो बगैर सरकार की मदद से तत्काल संविधान की सुरक्षा सड़क पे जाके कर सकें। अगर कोई व्यक्ति हमारे साथ ज्यादती जुल्म कर रहा है, कोई हमें सरकारी अफसर नौकरी नहीं दे रहा, इंटरव्यू में एकलव्य बनाना चाह रहा है हमारा, तो हम मौके पे पहुंचे इकट्ठे होकर लोग, और उसकी मदद करें वहां पे उसी वक्त, और मजबूर करें हर एक अधिकारी को कि वो संविधान और कानून के हिसाब से चलेगा।
अगर हम इतना भी करने में कामयाब होते हैं तो हमारे जो इलेक्टेड लोग जाते हैं उनको अपनी सरकारों में मजबूती मिलेगी, अपनी पार्टियों में मजबूती मिलेगी, और हमारे लोगों को हर वो एक प्रावधान जो कागजों पे मौजूद है जिसका फ़ायदा हमें नहीं मिल पा रहा, उसका फ़ायदा हमें तुरंत मिलेगा। उससे एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी होगा कि आज हमारे लोग, चाहे वो SC ST के हों या माइनॉरिटीज़ के हों, ख़ास तौर पर उनको वोट देने का भी खुला अधिकार नहीं है। अगर उन्होंने आज बूथ वाइज